वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस ऑफ क्लास 9 और इसमें हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की चैप्टर की शुरुआत हम लोग ये दो महान साइंटिस्ट की बातों से करते हैं। देखिए, पहले साइंटिस्ट हैं ये सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने इस चैप्टर का जो लॉज ऑफ मोशन है वो इन्होंने ही दिया है। एंड देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो इन्होंने ही दिया है। एप्पल वाली जो स्टोरी है ना कि इन्होंने ये एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल गिरा तो इन्होंने नोटिस किया, वो स्टोरी इन्हीं की है। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। और देखिए, ये हैं गैलीलियो। इन्होंने सबसे पहले मोशन पर स्टडी करी थी। इनसे पहले अगर इस चैप्टर पर, इस लॉज ऑफ मोशन पर, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ भी कहते हैं, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो का भी लॉ कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी उस पर काम किया था। बस ये है कि प्रॉपर नहीं हो पाए थे, न्यूटन ने इस पर बहुत ही प्रॉपर डिस्कशन दिया। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और फिर उसी से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स। और एक ओवरव्यू देते हुए इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं कि देखिए ये फोर्स क्या होता है। देखिए, फोर्स की दो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 डेफिनेशन फोर्स की क्या है? एनी पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। एक कोई पुल या पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। ये एक तो हो गया फोर्स की ये डेफिनेशन। और दूसरी फोर्स की डेफिनेशन होती है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल काज विच आइदर चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब फोर्स की हम लोग दूसरी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज एन एक्सटर्नल काज which either changes or try to change the state of rest or motion of a body। तो फोर्स एक बाहरी वजह है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। तो फोर्स मतलब या तो कर देता है, फोर्स आइदर डू और ट्राई टू डू ऑलवेज। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। देयर आर 5 इफेक्ट ऑफ फोर्स जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी में हम लोग बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यहीं से हमें पता चलेगा कि एक इनर्शिया एक टर्म होता है। और इनर्शिया पढ़ेंगे और इनर्शिया के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को भी 3 टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। और उसके रियल लाइफ में क्या इफेक्ट है उन सब की भी बात होगी। और यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम जो कि होता है, इसे पी लेटर से दिखाते हैं, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी होता है। इसको हम लोग अभी डिटेल में समझते हैं और इसका सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या रोल है वो भी हम लोग देखेंगे। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन की 2 स्टेटमेंट, जो कि एक तो ये और दूसरा मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, वो चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब कभी भी कोई एक्शन होता है तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जरूर होगी, मतलब जरूर होगी। ये चीज हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसी चैप्टर को हम लोग इन्हीं पॉइंट के साथ जो है ना बहुत ही लिमिटेड टाइम इंटरवल में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए देखते हैं। तो देखिए, फोर्स के बारे में क्या कहा कि एनी पुल और पुश इज कॉल्ड एज फोर्स। देखिए, यहाँ पे ये इंसान इस ब्लॉक को जो टेबल पे रखा है इसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। और यहाँ पे ये इंसान देखिए क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपने से दूर भेज रहा है। तो अपने से दूर भेजना क्या होता है? पुश फोर्स को हम लोग रिपल्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिपल्शन, मतलब अपने से दूर भेजना। और ये पुल फोर्स को अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो मतलब फोर्स 2 तरह के होते हैं, एक तरह से, एक तो अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। अपने पास खींचने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? पुल या अट्रैक्शन। और अपने से दूर भेजने वाले फोर्स को हम लोग रिपल्शन या फिर हम लोग पुश फोर्स कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे भी ये देखिए, इस ब्लॉक को हम लोग इस पुली से क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, है ना। और
देखिए हाथ से बैलून को हम लोग पुश कर रहे हैं, या और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कैरम बोर्ड है और इस कैरम बोर्ड पे हम लोग गुट्टियों को मतलब जब हम लोग स्ट्राइकर से कोई भी मतलब जो भी यहाँ पे रहते हैं उन सबको हिट करते हैं, तो क्या हिट करने के लिए हम इसको पुश करते हैं, अपने से दूर भेजते हैं ताकि उस सामने वाले टारगेट को वो हिट कर सके। देखिए यहाँ पे भी हम लोग पुश कर रहे हैं। हैमर जब हम लोग हैमरिंग करते हैं या एक्स चलाते हैं तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, हम लोग उस ऑब्जेक्ट को अपने से दूर भेज रहे होते हैं। अच्छा अब इसी पे हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स की सीरीज में हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि देखिए फोर्स जो है ना कि इफेक्ट कितने हैं, 5, देयर आर 5 इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है कि फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ले आ सकता है। फोर्स कैन चेंज मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू रेस्ट। सेकंड इज फोर्स कैन चेंज रेस्ट ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। तो देखिए मूविंग वाले को रेस्ट में कर सकता है, रेस्ट वाले को मूविंग कर सकता है, ये दो काम हो गए। फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड वेलोसिटी, ये स्पीड एंड वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। एंड फिफ्थ पॉइंट इज फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि बैलून पे फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा, उसका शेप डिफॉर्म हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। स्पंज पे फोर्स लगाया जाए तो उस पर स्पंज का भी शेप एंड वो सब चेंज हो जाता है। स्प्रिंग पे फोर्स लगाया जाए तो उसका साइज चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो ये सब हम लोग यहाँ देखेंगे। आइए देखिए एक बॉडी रेस्ट में है, उसको फोर्स मूव करा सकता है, और कोई रेस्ट मूविंग बॉडी को फोर्स जो है ना रेस्ट में भी ले आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अ बॉडी इन मोशन कैन बी चेंज्ड इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाई अ फोर्स, मतलब कि फोर्स से उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देखिए कुल मिलाकर यहाँ जितनी भी बातें हम बताएंगे आपको, वो उन सारी बातों का मतलब यही है कि देयर आर 5 इफेक्ट ऑफ फोर्स, और उन 5 इफेक्ट को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो एक डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स, स्पीड चेंज कर सकता है, रेस्ट वाले को मोशन में ले आ सकता है, मोशन वाले को रेस्ट में ले आ सकता है, और शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। तो देखिए ये शेप एंड साइज चेंज करने का एग्जांपल है। एक स्प्रिंग है, इसको खींच दिया गया है, फोर्स लगा दिया गया है, तो ये क्या हो गई, स्ट्रेच्ड हो गई। इसकी साइज चेंज हो गई कि नहीं, बताइए आप ही लोग बताइए। इसका साइज शेप चेंज हो गया, इसका शेप भी चेंज हुआ है, और प्लस इसकी साइज भी चेंज हुई है। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्रेस कर दिया गया है, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कॉम्प्रेस। तो इसकी जो साइज ओरिजिनल थी उससे ये कम हो गई है। आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग रिविजिट कर लें। तो देखिए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, और स्टॉप कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट को, मतलब मोशन वाले को रोक सकता है। चेंज स्पीड चेंज कर सकता है, चेंज डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। और एक बात ये भी बता दें कि फोर्स जो है ना, देखिए शेप एंड साइज चेंज करने को मिलाकर कहा जाता है कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं इसी को, कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब फोर्स कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता है। देखिए यहाँ पे एक फोर्स की एक डेफिनेशन आप ये भी देख सकते हैं। वैसे तो हमने दो डेफिनेशन आपको बताई है, एक तो एनी पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स इज एन एक्सटर्नल cause which either changes or try to change the state of rest or motion of the body। मतलब फोर्स एक बाहरी वजह है जो किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए बैलेंस्ड फोर्स, देखिए एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर से भी, नीचे से भी, अगल से भी, बगल से भी कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। और उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, अगर उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है तो इसका मतलब ये सारे फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड फोर्स हैं। और इस तरह के फोर्सेस को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। और आपको बता दें कि बैलेंस फोर्स जो है ना, बैलेंस फोर्स में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो या तो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन करेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट में रहेगा इन केस ऑफ बैलेंस फोर्स, और या तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा। दो में से एक ही काम कर सकता है। यूनिफॉर्म मोशन, कभी भी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं करेगा इन केस ऑफ बैलेंस फोर्स, क्योंकि बैलेंस फोर्स में नेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या हो जाता है, जीरो। मतलब यहाँ पे अगर 4 फोर्सेस लग रहे हैं तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, और तभी इस फोर्स को, इन सभी फोर्सेस को हम लोग बैलेंस फोर्स कहेंगे। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, ये अनबैलेंस फोर्स है। कैसे फोर्स है, अनबैलेंस। तो देखिए वही बात हो रही है ना कि जब रेस्ट में रहेगा बॉडी तब इसका मतलब उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है। अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तब भी उस पर क्या लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है ना, बैलेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये सब यहाँ पे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल है कि सपोज द क्लाउड, ये क्वेश्चन है एक एग्जांपल थ्रू,
एक क्लाउड है जो कि हाइट 3 किलोमीटर की हाइट पर है। क्लाउड कहाँ है? 3 किलोमीटर की हाइट पर यहाँ, और ये ग्राउंड है। यहाँ से ये क्लाउड जब चलता है तो ये इस पर जी काम कर रहा है। यहाँ इसका u इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से यहाँ हिट करेगा ये हमें निकालना है। इसकी हाइट h इज इक्वल टू दिया है कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर। और इसी को हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाएंगे तो आ जाएगा। फिलहाल अभी हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है, दैट इज 2gh। उसके लिए पिछला वीडियो आपको देखने की जरूरत है। तो यहीं पर हम लोग उन सब चीज़ों की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है? 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू कितना है? 10 नहीं, जी की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 9.8, 9 और 0.8, 9.8 और इंटू एच की वैल्यू कितना है? 3000। और इसी को सॉल्व कर लिया गया है तो दैट इज ये आया है 617 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये यहाँ पर हिट करेगा। तो ये स्पीड कितना आई है? 617। तो होप यू आर क्लियर कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स है जो एरोप्लेन पे लगता है। देखिए एरोप्लेन पर यहाँ पर डायनामिक लिफ्ट इस डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, इसका वेट यहाँ पर mg नीचे की तरफ काम कर रहा होता है, और थ्रस्ट इधर काम कर रहा होता है और ड्रैग इधर काम कर रहा होता है। अब क्योंकि यहाँ पर ये फोर्सेस जो लग रहे होते हैं वो क्या है? अनबैलेंस है, इसीलिए एरोप्लेन मूव कर रहा होता है विद द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये किस में रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे हम अनबैलेंस फोर्स किसे कहेंगे? तो ऐसे फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्स किसे कहेंगे हम लोग? अनबैलेंस फोर्स किसे कहेंगे? जहां पर ऑब्जेक्ट जो है ना ज्यादा, क्या कह रहे हैं कि जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबका रिजल्टेंट 0 ना हो, तब हम लोग उस तरह के फोर्सेस को अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। और अनबैलेंस फोर्स के केस में ऑब्जेक्ट जो है ना अनबैलेंस हो करके वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जब कभी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा जाता है तो इसका वेट नीचे की तरह काम करता है, नीचे की तरफ वेट W इज इक्वल टू एम जी, वेट W इज इक्वल टू एम जी, जहाँ पे G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। G क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कभी कभी इसकी वैल्यू 10 ले ली जाती है, ठीक है, अप्रॉक्स में लेने के लिए इसकी वैल्यू 10 भी ले ली जाती है। तो वेट ऑफ ब्लॉक नीचे काम कर रहा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है, और कहते हैं कि अगर ये बैलेंस है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। R इज इक्वल टू mg। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या है? R इज इक्वल टू mg। सपोज हम लोग जैसे अर्थ पर खड़े हैं, तो अर्थ पर हम लोग का जो भी वेट है वो W नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो उसी के जस्ट इक्वल ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हमें मिल रही है अर्थ से, जो कि एक्शन रिएक्शन के थ्रू मिलती है। तो होप यू आर क्लियर कि यहाँ हम लोग क्या बता रहे हैं। और देखिए यहीं पर क्या है कि फ्रिक्शन, यहाँ पर क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, जो इन दोनों सरफेस के बीच की मोशन को रोकने के लिए लग रहा है। और यहाँ से अब अप्लाइड फोर्स है। अब ये कह रहे हैं कि जो ये अप्लाइड फोर्स है, अगर ये फोर्स लेस देन या इसके लेस देन रहेगा, लेस देन या इक्वल रहेगा फ्रिक्शन के, तब ये मूव नहीं करेगा। जैसे इक्वल होगा तो ये टेंड करेगा कि हाँ ये स्टेट ऑफ मोशन की तरफ बढ़ेगा। और अगर फोर्स ये ज्यादा हो जाएगा, क्या जो अप्लाइड फोर्स है, ये जो फोर्स हो रहा है ये क्या? अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स पर सब डिपेंड करेगा कि बॉडी मोशन में होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे भी 4 फोर्सेस हैं जो कि अनबैलेंस की सिचुएशन में होगा तब ये मूव करेगा, अदरवाइज नहीं मूव करेगा। अगर सोचिए ये फ्रिक्शन, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स बहुत कम रहेगा तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर लेगा। नॉर्मल रिएक्शन को वेट ने बैलेंस कर लिया, मतलब वेट को नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर लिया, इस फोर्स को इसने बैलेंस कर लिया, तो ये बैलेंस्ड हो गया। लेकिन अगर ये फोर्स ज्यादा रहेगा तो फिर ये मूव करने लगेगा इधर, और ये फिर अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। और जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उस पर क्या डेवलप होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आ जाने से वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसकी स्टेटमेंट। देखिए जब कभी भी कोई डेफिनेशन होती है तो उसका जो है, जैसे कोई टर्म होता है फिजिक्स में, अगर कोई टर्म है तो उसके लिए होती है डेफिनेशन। जैसे मास है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। लेकिन जब कभी लॉ होता है तो उसकी होती है स्टेटमेंट। क्या होती है उसकी? स्टेटमेंट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट बहुत ही ईजी है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एनी बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स इन रेस्ट। ये देखिए यहाँ पे
Any body in at rest will remains in rest. Any body in uniform motion will remains in uniform motion, unless or until any external force is applied on it. Any external force is applied on it. मतलब अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाएंगी तब तक वो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनका कहना यह है कि अगर हम साइकिल को चलाकर एक बार छोड़ दें, पैडल मारना बंद कर दें, तो उसे रुकना नहीं चाहिए। हाँ, या फिर हम लोग जा करके उसे रोकें या फिर कोई और चीज आकर उसे रोके। तो नॉर्मल सिचुएशन में रोड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर हम साइकिल को चला करके छोड़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर जा करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाता है? क्योंकि अंदर से तो देखो, बाहर से एक फोर्स लगा वहां पे। वो कौन सा फोर्स लगा? फ्रिक्शन वाला फोर्स, जो रोड और टायर साइकिल के टायर के बीच में लगता है, और वही फ्रिक्शन फोर्स ने उस साइकिल को क्या किया, रोकने का काम किया है। अदरवाइज वो साइकिल चलती चली जाएगी। अच्छा, जहां पर फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन जितना कम होता है वहां उतना ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी, और अगर बाय द वे फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो फिर उस ऑब्जेक्ट को रोकना भी मुश्किल है। मतलब रोकेंगे तभी जब बाहर से फोर्स लगाएंगे, अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो चलती रहेगी। इसीलिए कहते हैं स्पेस में अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो लगातार चलती रहेगी जब तक कि बाहर से कोई उस पर फोर्स ना लग जाए। और ये रूल ओवरऑल यूनिवर्स में फॉलो होता है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, अब देखो इसी से हमें एक चीज मिलता है, क्या? इनर्शिया बॉडी की, हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। और देखिए, इनर्शिया इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्चुअली इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास। जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। मतलब सोचिए, कोई एक इंसान जो बहुत मोटा सा है और खूब पेट वेट निकले हैं, मतलब वो बहुत मोटा सा, एक बार जब बैठ जाता है फिर उससे कहते हैं उठो भाई, तो उसको उठने में बड़ी दिक्कत होती है। वो सोचता है कि नहीं, हमें बैठे ही रहने दीजिए। हाँ, जब बहुत इमरजेंसी आ जाती है, नहीं होने पाता, तब वो उठता है। ऐसे ही मतलब यहाँ पे भी होता है, जिनका जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा उनका इनर्शिया होता है। अच्छा, ये सब बात तो ठीक है, ये इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया ये होता है कि इनर्शिया इज इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, मतलब ये बॉडी के अंदर पहले से ही रहती है। देखो, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट अपोजेज इन इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन। मतलब ये इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो अपने बॉडी में, अपने स्टेट में होने वाले किसी भी चेंज का अपोज करती है, किसी भी चेंज का विरोध करती है। मतलब जैसे ये फैन चल रहा है खूब तेज, अभी से कहें कि बंद हो जाओ, नहीं मानेगा। वजह कि इसके पास इनर्शिया है, ये मोशन में ही रहना चाहेगा। और अगर हम वहां से स्विच ऑफ कर दे स्विच, फिर भी ये क्या करेगा, धीरे धीरे चलता फाइनली बंद हो जाएगा। अगर बाय द वे ये रेस्ट में है और फिर से कहें इसे चलाने के लिए, तो क्या हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो क्या ये मतलब तेजी से चलने लगता है? नहीं, तब भी ये धीरे चलता है। तो यही है कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में रहना चाहता है। ये मतलब यही जो टेंडेंसी है, इसी को कहते हैं इनर्शिया। और बेसिकली जो इनर्शिया होता है वो 3 तरह का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इन तीनों को हम लोग वन बाय वन समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग अगर बाय द वे रेस्ट पे हैं और बाइक पर पीछे बैठे हैं, कोई एक बाइक पे पीछे बैठा है और बाइक चला रहा है। अगर बाइक वाला बहुत तेजी से एक्सेलरेट करता है तो पीछे वाला जो बैठा इंसान है वो पीछे की तरफ जो है ना, पीछे की तरफ जैसे गिरने की कगार पे पहुंच जाता है। या बस पे आप लोगों ने देखा होगा, बस चल रही है तो हम लोग बस में अगर बैठे हैं तो बस जैसे 80 की स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर से, तो वो भी 80 किलोमीटर आवर से हम लोग भी चल रहे हैं। बस को तो ब्रेक लगा के रोक दिया गया, लेकिन हमारी बॉडी अभी वही स्पीड में आगे जाना चाहती है। इसीलिए जब ड्राइवर एक बार की ब्रेक लगाता है तो हम भी आगे की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो बेसिकली जो हमें जर्क लगता है इधर उधर का, जब बस से हम लोग ट्रेवल करते हैं, ट्रेन से ट्रेवल करते हैं या बाइक से ट्रेवल करते हैं, तो ये जर्क जो फील होता है, झटका जो लगता है, वो इनर्शिया की वजह से लगता है। किसकी वजह से लगता है? इनर्शिया की वजह से। और पता है इनर्शिया जो है ना, जैसे इनर्शिया जो है ना, ये 3 टाइप का होता है। एक तो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 तरह के इनर्शिया हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? अपने रेस्ट पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज करता है। प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच अपोजेज इन इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एज
इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ही एक यहाँ पर एक हम लोग बताना भूल गए कि देखिए इस कैरम में जब इस कैरम के में इसकी गोटियों को जब हम लोग इस टाइगर से हिट करते हैं तो नीचे वाली तो निकल के गिर जाती है, ये सब के सब क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। वैसे ही अगर इसको बहुत तेजी से मारा जाए तो हाँ, धीरे से मारेंगे तो गिरने के चांस रहते हैं। इसी तरह से देखिए जैसे ये कार्ड है, अगर इस कार्ड को हम लोग बहुत ही तेजी से रिमूव कर लें तो ये जो भारी सिक्का है ये गिलास के अंदर गिर जाता है। ये भी एक्टिविटी हम लोग करके देखेंगे, आप लोग शॉर्ट को देख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये एक्टिविटी हमने करके दिखा रखा है। तो ये क्या दिखाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये सिक्का रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही रहना चाहता है और ये कार्ड मूव कर गया, क्योंकि कार्ड के ऊपर फोर्स लगा वो मूव कर गया, लेकिन ये सिक्का रेस्ट में रहना चाहा तो वो वहीं रह गया और गिलास के अंदर गिर गया। यही होता है। और देखो पैसेंजर को क्या लगता है, जर्क, बैकवर्ड एंड बैकवर्ड या फिर बैकवर्ड जर्क जो लगता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से लगता है, और फॉरवर्ड जर्क जो लगता है वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से लगता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। अच्छा देखिए, जो पेड़ की पत्तियां तूफान आने पर या हम लोग उनको झकझोर दें तो गिर जाती हैं। क्यों गिर जाती हैं, क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में थी। जब पूरे पेड़ को हमने मोशन कराया तो सारा पेड़ तो हिल गया, लेकिन पत्तियां वही रहनी चाहिए और इसलिए गिर गई। ऐसे ही देखिए, वाइल ब्रांच ऑफ अ ट्री कैरिंग अ मैंगो इज सडनली फ्लिक्ड, मैंगो फॉल्स ऑफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से मैंगो गिर जाता है। और गद्दे की सफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, उससे डस्ट निकालने के लिए, धूल निकालने के लिए उसकी पिटाई करते हैं। जब पिटाई करते हैं तो क्या होता है कि उस डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहती है और गद्दे को जब पीटते हैं तो वो मोशन में चला जाता है और वो रेस्ट में रह के गद्दे से अलग निकल जाती है और उड़ने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, तो फॉरवर्ड जर्क लगना किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। एथलीट, देखो एथलीट रीचेज द फिनिशिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट पे एथलीट पहुंच जाता है, फिर भी वो आगे तक दौड़ता चला जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास इतनी स्पीड आ चुकी है वो तुरंत चाह करके भी नहीं रोक सकता। ठीक है, इसीलिए एट सडन हम लोग गाड़ियों को भी नहीं रोक सकते, नहीं तो वो फिसल जाएंगी या कोई कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये सब बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखो रोटेशन ऑफ फैन कंटिन्यू, फैन के रोटेशन की बात कर रहे हैं कि भाई कंटिन्यू करता रहता है, लेकिन उसे जब रोकना चाहते हैं तो वो तुरंत नहीं रुकता है, वो टाइम लेता है। उस हिसाब से उसमें क्या लगता है, टाइम। व्हेन अ कार और बस टर्न शार्प कार्नर, कह रहे हैं कि कार जब शार्प कार्नर पे मुड़ती है तो हम लोग बाहर की तरफ को क्या मिलता है हमें, हमें बाहर की तरफ का क्या लगता है, जर्क लगता है, उससे हम लोग बाहर की तरफ गिरने लगते हैं। वो इनर्शिया की वजह से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, जब मुड़ गई कार तो फिर भी हम वही स्ट्रेट लाइन में जाना चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसा फील होता है। अगर हम कुछ चीज़ों को पकड़े ना रहे तो सचमुच उसी डायरेक्शन में चले जाएं। अब यहाँ अगली बात है मोमेंटम की। देखिए अगला टर्म क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज अ, देखो मोमेंटम एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, p इज इक्वल टू m इंटू वी। मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब कहने का ये है कि मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा और जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। सोचो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो उसका मोमेंटम भी 0 होगा, मास चाहे जितना भी क्यों ना हो। ठीक है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और क्रिकेट बॉल में देखो होता नहीं कि डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं, मोमेंटम ऑफ द बॉल विद ग्रेटर वेलोसिटी पोजेस मोर मोमेंटम। मतलब क्रिकेट बॉल जो है ना, अगर मास फिक्स है तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, मोमेंटम होगा। अच्छा, एक कार का अगर मान लो एक कार और एक ट्रक सेम स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर से चली आ रही है, किसमें ज़्यादा मोमेंटम होगा, तो हमारे ख्याल से मोमेंटम ज़्यादा ट्रक में होगा, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है। आगे हम लोग देखते हैं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। एवरी मूविंग बॉडी पॉजेस मोमेंटम, जो भी मूविंग बॉडी है उसमें मोमेंटम होता है। और अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0, इसका मतलब मोमेंटम 0। अगर वो मोशन में है तब उसका मोमेंटम होगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास डायरेक्शन भी है और उसके पास मास भी, मैग्नीट्यूड भी है। इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, या इसकी सीजीएस यूनिट हम कह सकते हैं कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट होती है। एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की 2 स्टेटमेंट है। देयर आर 2 स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट।
मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहीं पे फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी माइनस एम यू दैट इज अपॉन टी। तो एम वी माइनस यू को ए कह सकते हैं, और देखिए वी माइनस यू अपॉन टी को हम लोग ए कह सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक कांस्टेंट आया के एम ए, जहाँ पे के एक कांस्टेंट है। एसआई सिस्टम के लिए देखा गया कि के की वैल्यू 1 है। इस हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमें देखिए दो स्टेटमेंट मिलती है कि सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि rate of change of momentum is directly proportional to force applied on an object, force applied on an object। और एक स्टेटमेंट इसकी ये भी है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। देखिए पहला स्टेटमेंट हम इस तरह से कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डी पी अपॉन डी टी, या इसी को डेल्टा पी अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये कह सकते हैं। और या फिर हम दूसरा स्टेटमेंट कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हर केस में के आता है एक कांस्टेंट जिसकी एसआई सिस्टम के लिए वैल्यू क्या है 1। और इस हिसाब से फोर्स का दो फॉर्मूला हमें मिलता है। एक तो फोर्स का फॉर्मूला मिलता है m इंटू ए, और दूसरा फोर्स का फॉर्मूला मिलता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। और इसका भी हम लोग यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक क्या है, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उस पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो है ना वो डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है। तो उसी फोर्स को हम मास से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मतलब अगर 1 न्यूटन का फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इतना कम होता है 10⁻³ kg के ऑर्डर का होता है, तो इस पर बहुत भयंकर एक्सेलरेशन लगेगा। यू कैन नॉट इमेजिन इट दैट। और अगर वही 1 न्यूटन का फोर्स अर्थ के ऊपर लगेगा, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो वो एक्सेलरेशन इतना कम होगा कि हमारी कल्पना से भी परे है, इतना कम होगा। ठीक है, ऐसे ऑर्डिनरी बॉडीज पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो हाँ उसकी वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो लगेगा फोर्स, वो चीज़ हम देख सकते हैं। अच्छा, 1 न्यूटन का फोर्स क्या होता है, कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 98 ग्राम का कोई एक बॉट अगर अपने हाथ में ले लें तो वो क्या रिजेंबल करेगा 1 न्यूटन का। वो हमारे ऊपर कितना फोर्स लगाएगा 1 न्यूटन का, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेट इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। और अगर ये 98 ग्राम है तो इसकी वैल्यू कितना होती है 10, जो कि हो जाएगा 980, है ना 980। और इस हिसाब से लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको 100 से डिवाइड भी कर दें वो 1000 से, तो फाइनली ये 1 न्यूटन के आसपास होता है। या अगर 98 ग्राम को ना लेकर के हम कह रहे हैं कि 100 ग्राम को ले लें तो भी वो एक 100 और 98 में बहुत फर्क नहीं है। वही जी की वैल्यू की बात है कि भाई जी की वैल्यू हम कभी ले लेते हैं 9.8 और कभी जी की वैल्यू क्या ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट में ले लेते हैं 10। तो उसी हिसाब से 10 देखो 100 ग्राम का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे बॉडी पर कितना फोर्स लगाता है 1 न्यूटन का, ये हमें आइडिया होना चाहिए। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है न्यूटन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी फोर्स ही लगने से एक्सेलरेशन आता है और डी एक्सेलरेशन आता है। बाइक हम लोग चलाते हैं, कार हम लोग चलाते हैं तो हम लोग एक्सेलरेशन पे पैर रखते हैं, तो हम लोग फॉरवर्ड फोर्स लगा रहे होते हैं जो स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। अगर बाय द वे हम लोग ब्रेक पे पैर रखते हैं तो हम लोग बैकवर्ड फोर्स लगा रहे होते हैं और गाड़ी को रोकने का काम कर रहे होते हैं। तो वो फोर्स क्या होता है, वो डी एक्सेलरेशन फोर्स देता है, डी एक्सेलरेशन देता है एक तरह से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए कैच करना, जब देखा होगा विकेट कीपर या कैच जो भी प्लेयर लेता है तो वो अपने हाथ को बॉल लेते ही पीछे कर लेता है। ऐसा पीछे करने की वजह ये है कि देखिए ऐसे पीछे करके वो फोर्स को कम करता है। बेसिकली फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। देखिए जो ये बॉल आ रहा है ये v स्पीड से आ रहा है, फाइनली इसकी v जो है ना यहाँ क्या हो जाएगी 0। u स्पीड से आ रहा है कुछ ना कुछ, ये यहाँ कुछ ना कुछ स्पीड से आ रहा है, जो बॉल है वो यहाँ u स्पीड से आ रहा है, जो स्पीड फिक्स है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है बाय द वे, तो वो 100 से 0 हो जाना है। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग फिक्स मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ देखिए चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब कहने का ये है कि जब ये
जब ये मास तो फिक्स है और चेंज इन मोमेंटम भी फिक्स है, तो इसमें तो हम कोई कमी कर नहीं सकते, फोर्स जितना लगना रहेगा लगेगा। लेकिन अगर हम टाइम को बढ़ा दें, इसको कैच करने में, इसके घटने में जो टाइम लग रहा है उसको बढ़ा दें, तो उस केस में क्या होगा, ये टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। अगर हम टाइम को बढ़ा देंगे तो ये फोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, इससे हमारे हाथों को चोट कम लगेगी। और बिल्कुल यही कंसेप्ट यूज होता है जब आर्मी पर्सनल या आर्मी के लोग जब इलेक्शन के टाइम में या किसी और के टाइम पे या बॉर्डर पे दुश्मनों की गोली से उनको प्रोटेक्शन लेनी होती है, तो वो बालू जो है ना, बोरी में भर भर के छल्ली उसकी लगा लेते हैं, और वो बालू जो है ना गोलियों को, मोमेंटम को रिड्यूस करते हुए रोक लेती है। अगर वो उसकी जगह कोई और हार्ड चीज लगाएं, अगर कोई हार्ड चीज लगाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहीं दूसरे को लगेगी, तो उससे कुछ ना कुछ नुकसान होगा और एक टाइम पे वो टूट भी जाएगी। और ऐसा ही बिल्कुल इसी वजह से होता है कि अगर हम छत से पक्की जमीन पर कूदें तो ज्यादा चोट लगेगी, कच्ची जमीन पर कूदेंगे तो कम लगेगी। अखाड़ा जो लॉन्ग जंप वाले हैं या हाई जंप वाले हैं, वो लोग कच्ची मिट्टी को ढूंढते हैं और कच्ची मिट्टी में वो उसकी गोड़ाई करके उसको मिट्टी को सॉफ्ट करके उस पर कूदते हैं, है ना। तमाम तरफ जगह पे जो भी मतलब इस तरह की चीजें करते हैं वो इस सब का ध्यान रखते हैं। ठीक, तो ये आपको उम्मीद है कि इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो हाई जंपर या लॉन्ग जंपर एथलीट को प्रोवाइड किया जाता है कुशन, क्या कुशन, हीप ऑफ द सैंड, ताकि वो उसी पर गिरे जिससे उनको चोट ना आए। अगर वो किसी पक्की जमीन पर गिर जाएंगे तो डबल टिबल चोट आ जाएगी। पैकिंग मटेरियल लाइक थर्माकोल, देखिए थर्माकोल, कोग्रुएट सीट या बबल प्लास्टिक, इन सब का भी मीनिंग वही होता है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करके मोमेंटम को रिड्यूस होने में जो टाइम लगता है उसको बढ़ा करके फोर्स को मिनिमाइज करते हैं। ये सब का पर्पस ये है कि ये टाइम को बढ़ाते हैं और इससे फोर्स जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इससे लॉस कम होता है। क्या होता है, लॉस मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब कभी भी कोई एक्शन होगी तो इसके अपोजिट में जस्ट कोई ना कोई रिएक्शन होगी। मतलब ये जो कहता है, ये कहता है कि फोर्स कभी पेयर में, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ हमारे पे फोर्स लगा रहा है, हम इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं, ये बोर्ड हमारे पे फोर्स लगा रहा है। मतलब हम किसी को अगर कुछ करते हैं तो वो वापस से भी हमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो वो भी हमें हमारे साथ अच्छा सलूक करने के लिए जो है ना, वो भी उसके मन में भी ऐसी चीजें डेवलप होंगी। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो भी बुरा करने को सोच रहा होगा हमारे साथ। और किसी को अगर एक थप्पड़ लगाया तो वो अगर लगा नहीं सकता तो मन ही मन रिएक्शन दे रहा होगा। तो उम्मीद है कि आपको एक्शन रिएक्शन ये तो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। मतलब आप जब तक कोई एक्शन नहीं करेंगे तब तक कोई रिएक्शन नहीं होगा। और ऐसा तो बिल्कुल आपके जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट की जो भी ऑफिसेज हैं, वहां पर जब तक आप बाहर कोई एक्शन नहीं करेंगे, एक्शन का मतलब ये है जब तक आप दान दक्षिणा कुछ निकालेंगे नहीं तब तक आप उनका रिएक्शन नहीं देख पाएंगे, मतलब आपका काम नहीं होगा। तो जब आप एक्शन करेंगे तब आपको फिर क्या मिलेगा, रिएक्शन, है ना। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, इट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन आवर डेली लाइफ। देखो, एक्शन रिएक्शन और जस्ट फोर्स, ये क्या है, एक जस्ट फोर्स है, लेकिन रियल लाइफ में भी काफी हद तक एप्लीकेबल है। फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, इसका कहने का मतलब है एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट एज सेम बॉडी, मतलब दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। एक्शन रिएक्शन एक्ट डिफरेंट बॉडी बट साइमल्टेनियसली, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं लेकिन साइमल्टेनियसली लगते हैं। मतलब अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस पेन पे तो ये पेन फोर्स लगा रही है हम पर। दोज एक्शन रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए फोर्स जो ये होता है, F इज इक्वल टू F1 2 इज इक्वल टू F2 1, और ये माइनस में होता है। मतलब कि ये फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है बट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। डायरेक्शन में क्या होता है, अलग होता है। एक्शन रिएक्शन का जो फोर्स है वो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ का एप्लीकेशन या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। देखिए ये दो स्प्रिंग बैलेंस है। अच्छा, ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस क्या है, इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर फोर्स, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर फोर्स। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो फोर्स को मेजर करने का काम करता है। और देखिए यहाँ पर जब हम लोग एक तरफ से खींचते हैं, इसको वॉल में फिक्स कर दिया है और इसको जब खींचते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ सेम वेट,
लगता है। मतलब एक को हमने कहीं फिक्स कर दिया, दूसरे वाले को पकड़ के खींच रहे हैं। अगर यहाँ 50 ग्राम है तो मतलब यहाँ भी 50 ग्राम फोर्स है। ग्राम फोर्स, देखो फोर्स की एक यूनिट होती है GF, मतलब ग्राम फोर्स। क्या? ग्राम फोर्स, ये भी फोर्स की यूनिट है। KGF मतलब किलोग्राम फोर्स। पोलार गोल्ड फील्ड नहीं, मूवी पर नहीं पहुंच जाइए आप। तो ये किलोग्राम फोर्स है। क्या है ये? किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और देखिए एक्शन रिएक्शन यहाँ भी देखने को मिलता है। अगर हम एक बॉल को हम लोग बाहर वहाँ दीवार पे फेंकते हैं तो वो दीवार से टकरा कर फिर हमारे पास आता है, तो दीवार उसी के हिसाब से क्या करती है? रिएक्शन। अगर हम एक्शन करते हैं तो रिएक्शन भी हमें वापस मिलता है और बॉल को हम फिर से कैच कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर होगा। अच्छा देखिए गन के केस में, गन में जो बुलेट होती है, यहाँ पे जो बुलेट है, जब बुलेट को हम फायर करते हैं इधर, तो बुलेट इधर जाती है तो गन पीछे की तरफ रिकॉयल होती है। गन क्या हो जाती है? ये गन जो है ना पीछे की तरफ रिकॉयल होती है, इसी को कहते हैं रिकॉयल ऑफ द गन। और इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है और ये एक्शन रिएक्शन के लॉ पर बेस्ड है। इस पर बेस्ड है, एक्शन रिएक्शन के लॉ पर बेस्ड है। ये रॉकेट का जो सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चिंग का सिस्टम, रॉकेट में देखिए यहाँ पर फ्यूल होता है, लिक्विड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है। और ये हाइड्रोजन फ्यूल जब बर्न होता है बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्पीड से, तो ये नीचे की तरफ गिरता है और जो ये एक्शन किया तो इसी रिएक्शन में ये रॉकेट ऊपर जाता है। रॉकेट प्रोपल्जन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, एक्शन रिएक्शन के ही प्रिंसिपल पर काम करता है। आप एक बैलून लो और उस बैलून को जो है ना आप जब छोड़ते हो तो देखिए जिधर से हवा निकलती है बैलून उसके अपोजिट में मूव करता है और करता हुआ दिखाई देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जब हम लोग अपने पैरों से फोर्स लगाते हैं, इधर अंगूठे से दबाते हैं, तब हम आगे चल पाते हैं। आप इसको ध्यान से गौर करेंगे तो जब हम लोग यहाँ से फोर्स लगाते हैं कंपोनेंट, तो ये फोर्स लगाते हैं तो इसी की वजह से हमें एक रिएक्शन अर्थ देता है जिसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं। और इसमें फ्रिक्शन भी हमें बड़ी हेल्प करता है। फ्रिक्शन भी क्या करता है? हमारी हेल्प। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो भी हम चल नहीं पाएंगे। बाकी देखिए एक्शन रिएक्शन यहाँ पर नाव, बोट एंड मैन के केस में भी होता है। जैसे ये बोट किनारे पे आ गई है, अगर इस बोट को बांधा ना जाए, अगर बोट बांधा ना जाए तो जब कोई बंदा यहाँ से जंप करके यहाँ जाता है, फोर्स लगा के एक्शन करता है तो रिएक्शन ये बोट पीछे की तरफ जाने लगती है और रिकॉइल करने लगती है बोट। तो ये भी घटना देखने को मिलती है। इसीलिए जब नाव चलाने वाला होता है, जो सेलर होता है नाव का, वो पहले नाव को बांधता है किसी बाहर पोल वोल से, फिर कहता है कि अब आप उतरो, तब वो एक्शन को ये बियर कर लेता है, रिएक्शन को। सो इसलिए ये नाव जो है ना रुकी रहती है और सारे लोग उसमें से उतर जाते हैं सेफली। देखिए बुलक एंड कार्ड के केस में भी, बुलक जितना कार्ड पे लगाती है कार्ड उतना ही बुलक पे लगाती है फोर्स। ये तो एक केस हो गया। दूसरा ये देखिए जितना फोर्स ये हॉर्स इस पर लगा रहा है उतना ही ये इस पर लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पर एग्जैक्टली सेम फोर्स लगा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स तो इनका जीरो हो गया, तो फिर ये मूव कैसे कर रहा है, ये चल कैसे रहा है? देखिए हॉर्स एक तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे और दूसरा ये हॉर्स खुद भी चल रहा है। जब हॉर्स चल रहा है कुछ एक नेट फोर्स हॉर्स लगा रहा है अपने चलने के लिए, और कि जब हॉर्स चल रहा है तो इसके साथ बंधा हुआ ये भी चल रहा है। और जितना फोर्स ये चलाने के लिए लगा रहा है, देखिए वो तो टेंशन इसमें जो जुड़ा हुआ है उसकी वजह से इससे टेंशन लग रहा है और ये इसके लोड को भी लेके चल रहा है। तो एक नेट फोर्स लगा रहा है ये जो है ना, जो कि इसको मूव कराता है। बाकी एक्शन रिएक्शन के हिसाब से देखें तो ये तो आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं। लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाता। नेट फोर्स एक्शन रिएक्शन के मामले में तो जीरो हो जाता है, वो तो अलग अलग बॉडी पे लग रहा होता है। भाई एक फोर्स इस पर लग रहा है, एक फोर्स इस पर लग रहा है, उसके नेट होने से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस हॉर्स ने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया अपने आप को चलाने के लिए, जैसे हम लोग चलाने के अपने आप को चलने के लिए लगाते हैं, तो ये भी ऐसे ही दौड़ने के लिए फोर्स लगाता है और यही फोर्स इस कार्ड को आगे बढ़ाता है। तो होप यू आर क्लियर कि हॉर्स एंड कार्ड प्रॉब्लम में कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। एक्शन रिएक्शन भी यहाँ लगता है और ये सब भी लगता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लगता है जो कि इसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका देखिए जो ये ग्राउंड से फोर्स ले रहा है हॉर्स आगे बढ़ने के लिए, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, वही हमें मूव कराता है। तो वाई यू डोंट एजुकेट द हॉर्स प्रॉपरली, मतलब अगर हॉर्स को हम लोग सही से ये बता दें कि हाँ ज़मीन पे फोर्स लगा के चलना है और वैसे ही वो चलता भी है। ठीक है, उसका एक्शन रिएक्शन से जो मिसकंसेप्शन यहाँ से क्रिएट होता है उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फॉरवर्ड पुश लेता है जिससे वो आगे बढ़ता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कैरम की गोटियों में भी देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो ये क्या कहता है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो
इफ एफ एक्सटर्नल इज ज़ीरो, ये क्या कहता है, इसको मैथमेटिकली पहले डिस्क्राइब कर देते हैं फिर आगे देखेंगे। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब पी फाइनल मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू जीरो। मतलब मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल। मतलब कह रहे हैं कि अगर बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इनिशियल के इक्वल हो जाता है, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट होता है। यही जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसकी एक स्टेटमेंट और है कि मतलब फोर्स नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब देखिए जो मोमेंटम है ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे जो है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे एक सिस्टम है, ये सिस्टम पूरी तरह से आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड, और इसमें मान लो जितने भी लोग हैं या इंसानों की बात कर लें, इसमें 3-4 लोग हैं, 3 इंसान बैठे हैं इसमें, और 3 लोग ये हैं, तीनों लोग के पास कुछ रुपए है, इसके पास 5 रुपए, इसके पास 100, इसके पास 200, इसके पास 800, कुल मिला के इनके पास 1000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 1000 रुपए। आफ्टर अगर इनको पूरी तरह से यहीं लॉक कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, तो क्या होगा, यहाँ कोई बाहर का आकर इनसे मिल नहीं पाएगा, तो ये इस पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगे, ये इन्हीं के बीच में रहकर रह जाएगा और वो पैसा फिर इन्हीं में बट जाएगा, या फिर देखिए इन्हीं के बीच में रहेगा। अगर फिर से हम क्या 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद भी आकर देखेंगे तो यहाँ ये वही 1000 यहाँ पर मेंटेन मिलेगा, क्योंकि बाहर से कोई लेने के लिए आया ही नहीं, ना बाहर से कोई देने के लिए आया पैसा। और हो सकता है इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जैसा कि पहले होता है कि भाई जैसे इसके पास 5 रुपए था, इसने सबसे छीन करके सब यही ले लिया, या हो सकता है सबने बराबर बराबर बांट लिया। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कि मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन तो पॉसिबल है, लेकिन मोमेंटम का पूरी तरह से ये कहिए कि ये पूरा वैसे ही गायब हो जाएगा या पूरा नया आ जाएगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और यही चीज़ इसमें भी बताई जा रही है। इन केस ऑफ कोलिजन हम देख सकते हैं, अगर 2 बॉडीज़ में कोलिजन हो जाए, क्या हो जाए, कोलिजन। जैसे ये एक बॉडी है, मान लो इसकी वेलोसिटी u1 है और इसका मास m1 है, एक दूसरी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी u2 है, इसका मास क्या है, m2 है। जब ये दोनों यहाँ पर क्या होती हैं, कोलाइड होती हैं, कोलाइड हो रही हैं, कोलिजन हो रहा है, फिर आफ्टर ये दोनों बॉडीज जो है ना m1 v1 से चलने लगी और ये m2 जो है ना v2 से चलने लगा, v2 से अनदर डायरेक्शन चलने लगा, तो उस केस में हमको क्या देखने को मिलेगा कि इसका जो मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल मोमेंटम इक्वल हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के, दैट इज क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये इसके बराबर हो जाएगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम लोग कई तरह के कोलिजन में और तमाम जगह पे लगा सकते हैं, तो न्यूमेरिकल में हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। एक पूरा कंप्लीट वीडियो इसी के लिए हम लोग लेकर आने वाले हैं, तो होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही है। देखिए यहाँ पर रिकॉइल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, मतलब एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन और रिएक्शन पर बेस्ड एक एक्टिविटी है, जिसे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी शॉर्ट देख सकते हैं, शॉर्ट में ये एक्टिविटी आपको मिलेगी। देखिए जब हम लोग यहाँ हीट करते हैं, यहाँ पर गैसेस प्रेशराइज होती हैं, तो ये क्या होती है, इधर से ये जैसे निकलता है तो ये पूरा सेटअप पीछे की तरफ क्या होता है, रिकॉइल होता है। हॉट गैसेस जब यहाँ से बाहर निकलती हैं, इसको लॉक किया हुआ है, जब यहाँ से ये गैस गर्म होगी तो ये बाहर निकलेगा और फिर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, ठीक है। और इसमें वाटर रहता है, वाटर जब तक गर्म होगा तब तक हमें वेट करना है, अदरवाइज फिर ये जो कॉर्क है इसका वो बाहर निकलेगा इधर, तो ये इस तरफ जाएगा, और यही है रिकॉइलिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब रिकॉइल होती है, और यही गन के केस में है, यही राइफल के केस में है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉस ऑफ मोशन, होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।